गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डीपीएस सेंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल हमने क्या कर दिया है, एक जो है सब्जेक्ट को समाप्त कर दिया जिसका नाम क्या था, जो कि पहला बार आप लोग के एग्जाम में पूछा जा रहा था, ईडी का एमसीक्यू। उसका क्या कर दिया है मैंने, काम को तमाम कर दिया। एक चैप्टर और बचा हुआ गिन चुन कर। देखिए, हम जो पढ़ा रहे थे फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर दोनों का बच्चा को पढ़ा रहे थे, तो थोड़ा सा लेट हुआ। ऐसे 4-5 वीडियो में ख़त्म हो जाता, लेकिन दोनों को बच्चा प्लस इसमें हम क्या किए, जो भी मेरा बच्चा इलेक्ट्रिकल का है उसका भी क्लियर हो जाए, जो भी फीटर का है उसका भी ड्राइंग क्लियर हो जाए, वह भी फर्स्ट ईयर दोनों ईयर मिला के, इसीलिए थोड़ा सा चैप्टर बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने क्या किया है, सभी चैप्टर को ख़त्म कर दिया। एक चैप्टर सिर्फ बचा हुआ है रिवेट, तो उसको भी मैं क्या करूँगा, किसी दिन ख़त्म कर दूंगा। आज मैंने क्या सोचा है कि आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लाया जाए, नया सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, जिसका नाम क्या है, ईएस। क्या नाम है, ईएस, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। देखो बाबू, ईएस जो है ना, तुम लोग के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब टोटल वेटेज इसका रहेगा 50 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का, 50 नंबर का। तो देखिए, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका थ्योरी 78 नंबर का है, और जो है तुम्हारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 नंबर का, मतलब थ्योरी के बाद ज़्यादा वेटेज देना है, तो किसको देना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फिर ईडी, फिर WCS। तो हमारा ईडी तो खत्म हो गया। अब जो हम चालू करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसको मन से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसको भी इस तरह से बताएंगे ताकि आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, और कैसे आपका सब्जेक्ट चैप्टर वाइज खत्म कर देंगे कि आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा जो है कोई जल्दी आपको पढ़ाने के लिए मिलेगा नहीं। सब क्या करता है, पेड क्लास में सबको पढ़ाता है, और हम क्या कर रहे हैं, सभी को हम सभी अच्छे अच्छे कंटेंट को निकाल करके आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। आप लोग को क्या करना है, पहले सबसे पहले अच्छा से पढ़ना है और क्वेश्चन को ध्यान ध्यान देते रहना। ठीक है, तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। क्या कर रहा है, एक कंप्यूटर बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है भैया, यहाँ पे ऑप्शन मेरा दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है इनपुट उपकरण से, दूसरा हमारा है आउटपुट उपकरण से, तीसरा है सीपीयू से, चौथा है उपरोक्त सभी से, मतलब कुल मिलाकर के। देखो, तो एक जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। ठीक है, कंप्यूटर का पहले आविष्कार इसलिए किया गया था ताकि मानव का बोझ को कम कर किया जाए, बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसानी से किया जाए। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर का विकास हुआ था। तो कंप्यूटर क्या करता है बाबू, कंप्यूटर जो होता है ना, क्या करता है, हमारे काम को तो आसान करता है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ से बना होता है, जैसे कोई भी चीज़ है, हमारा गाड़ी है, पंखा है, कुछ भी है, तो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो कंप्यूटर जो होता है ना, मुख्यतः 3 चीज़ से बना होता है। हमारा अगर सी फॉर कंप्यूटर है तो मुख्यतः 3 चीज़ से बना होता है। क्या क्या होता है, देखो, पहला चीज़ होता है ना इनपुट। क्या होता है, इनपुट। दूसरा जो हमारा होता है बाबू, वो होता है सीपीयू, और तीसरा जो हमारा होता है आउटपुट। मतलब ये 3 पोर्शन हमारा कंप्यूटर में आवश्यक है, जरूरी ही है, तभी हमारा कंप्यूटर निर्माण होगा। तो क्या क्या चीज़ से बना होता है, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। अब इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, उसको हम क्या करेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी क्या करते हैं, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो, अब हम कंप्यूटर का चित्र दिखाएंगे, और एक एक इनपुट कितने प्रकार के होते हैं, इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में हम बताते जाएंगे। देखो, इनपुट क्या होता है ना, अगर कोई भी चीज़ हमको कंप्यूटर में डालना है, कुछ भी फीड करना है, जैसे कुछ लिखना है ना, तो कुछ लिखने के लिए जिस उपकरण का जरूरत होता है, कुछ इमेज डालना है, किसी का इमेज डालना है, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई फाइल हो, तो इस चीज़ को डालने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत होता है उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, है ना। और दूसरा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। जब कुछ भी डालने के बाद उसको हमको क्या करना है, एक हार्ड कॉपी में निकालना है, कुछ प्रोसेस करके हमको आउटकम उसका चाहिए, रिजल्ट चाहिए उसको। जैसे तुम जेरोक्स करवाते हो, है ना, जेरोक्स करवाते हो, तो ये क्या है, अब प्रोजेक्टर से तुम कहाँ पे कहीं और तुम दिखा रहे हो उसका इमेज, तो ये सब क्या है, हमारा आउटपुट रिजल्ट है। कंप्यूटर से हमारा आउट कर रहा है, आउटकम दे रहा है। तो जो डिवाइस से हम आउटपुट लेते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस, जिसके सारा हम इनपुट देते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और देखो, आउटपुट और इनपुट के बीच हमारा यहाँ पे इनपुट था और यहाँ पे आउटपुट रहेगा, तो बीच में जो लिंक करेगा ना, ये हमारा क्या करेगा, इसका नाम है सीपीयू। सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। हमारा इनपुट
को लेगा सीपीयू, इसको प्रोसेस करेगा, डाटा जो होगा उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा और इसका रिजल्ट जो है बना करके आउटपुट को देगा, आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। तो ये सीपीयू का काम होता है, इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक, अब देखो कौन कौन डिवाइस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और एक एक के बारे में जानेंगे। देखो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है उसका नाम अगर पूछे तो आप लोग को देख लेना। कीबोर्ड, पहला कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, फिट कर सकते। दूसरा माउस, माउस से भी हम कुछ भी डाल सकते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक होता है ना बाबू, जैसे कोई भी गेम खेलता है ना, बड़ा बड़ा गेमर जो होता है या कोई भी बच्चा गेम खेलता है तो एक देखेगा एक जैसे नहीं होता है गियर वाला स्ट्रक्चर, ऐसे करके रहेगा कुछ है ना, यहाँ ऐसे करके, तो इसको इधर उधर स्लाइड करेगा, आगे पीछे इधर उधर, तो क्या करेगा, इससे हमारा कर्सर जैसा ही काम करता है, माउस जैसा ही। तीसरा लाइट पेन, लाइट पेन, उसका ट्रैक बॉल, स्कैनर, स्कैनर से क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट के सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी मतलब कंप्यूटर में डालना रहता है तो क्या बोलते हैं, स्कैन कर लेते हैं। फिर ग्राफिक्स टैबलेट हो गया। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में देखिए हम कोई भी साउंड को क्या करेंगे, बात बोलेंगे अपने मुंह से तो माइक्रोफोन क्या करेगा, अंदर लेगा, तो इनपुट हो गया ना, उसके बाद रिकॉर्ड करता है। तो ये सभी हमारा इनपुट डिवाइस हुआ। तो इनपुट डिवाइस में अगर पूछे तो ये भी सभी आपका ऑप्शन इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है बाबू आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस भी पूछे तो क्या क्या, देखो मॉनिटर, पहला क्या, किसी चीज़ का रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, मॉनिटर का यूज़ करते हैं। स्क्रीन पे ही हमको दिखता है ना। प्रिंटर, किसी चीज़ का हार्ड कॉपी हमारा कहाँ पे आता है, प्रिंटर के द्वारा आता है। स्पीकर, अगर माइक्रोफोन से हम कुछ बोल रहे हैं तो स्पीकर से हम क्या करते हैं, उसको सुन सकते थे, हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। उसी प्रकार प्रोजेक्टर, प्लॉटर, फ्लॉपी, हेडफोन, ये सब हमारा आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कोई भी पूछे इसमें से किसी के बारे में पूछे, बोले कौन सा डिवाइस है, तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा, ठीक ना। तो ये हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो अब क्या है हमारा, कैसा दिखता है आउटपुट इनपुट, किस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, इसको देखो। देखो बाबू, ये जो हमारा बड़ा सा स्क्रीन दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं मॉनिटर। इसी पे हमारा सब कुछ दिखेगा, क्या क्या लिखा हुआ है, 2 4 6 या क्या कॉपी देखना है, ऐड कॉपी देखना है तो यहाँ पे दिखेगा। तो इसको हम मॉनिटर कहते हैं, जो कि आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये डब्बा जैसा, ये डब्बा को कहते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम है, ये दिमाग है, यही इनपुट लेता है और आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है, यही, और स्टोर वगैरह भी करता है यही। तो इसका नाम है सीपीयू। तो सीपीयू हमारा ये हो गया। यहाँ पे देखो स्पीकर है, स्पीकर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। अगर कुछ भी माइक्रोफोन से अंदर डालेंगे तो हमारा इसी के द्वारा हमारा सुनाई देगा। माउस, देखो ये हमारा माउस दिखा रहा है, चूहा के जैसा आकर दी, इसलिए माउस, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये हमारा कीबोर्ड है, इसी पे ना कुछ ABCD टाइप करेंगे तो अंदर जाएगा। और आगे देखो ये हमारा माइक्रोफोन है, इसी से बोलेंगे तो हमारा ये हमारा इधर जाएगा। हेडफोन हो गया, ये हमारा प्रिंटर हो गया। देखो कोई भी चीज़ को प्रिंट करना है तो इसके द्वारा निकलेगा। तो इस तरह से हमारा इसमें कुछ इनपुट डिवाइस भी है, कुछ आउटपुट डिवाइस भी है और कुछ एक सीपीयू है। तो सभी के को मिलाकर हमारा क्या चीज़ का निर्माण होता है, एक कंप्यूटर का निर्माण होता है। तो इससे भी आप लोग को देख लेना है कि क्या क्या चीज़ के बारे में क्या क्या कैसा कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते थे। कंप्यूटर की गति क्या होती है, कंप्यूटर की इकाई क्या होती है। तो देखो अगर हम ट्रेन का गति नापते हैं, कोई गाड़ी का गति नापते हैं तो हम नापते हैं किलोमीटर प्रति घंटा या तो मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो जिस प्रकार से हम इसका गति नापते हैं, अगर कोई भी व्हील रोटेट कर रहा है ना तो उसका गति नापते हैं आरपीएम में। कितना आरपीएम, मोटर का आरपीएम क्या है, तो रिवोल्यूशन पर मिनट। उसी प्रकार मेरा जो कंप्यूटर भी तो गति कर रहा है, कंप्यूटर भी तो रन कर रहा है, तो इसको भी नापेंगे ना। मीटर हो तो लेंथ हो तो लेंथ को हम मीटर में नाप लेते हैं। तो उसी प्रकार से हम जब कंप्यूटर का गति मापने का बारी आए तो उसका भी तो एक होना चाहिए कोई ना कोई यूनिट। तो कंप्यूटर के गति को नापने के लिए जिस यूनिट का जरूरत होता है उसे हम कहते हैं MIPS या तो MBPS। तो बोलिएगा सर ये क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। तो MIPS होता है ना बाबू, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है, मिलियन मतलब लाखों, 10 लाख इंफॉर्मेशन को सेकेंडों में डील कर सकता है। उसी प्रकार MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड, मतलब मेगा बाइट इन्फॉर्मेशन को सेकेंड में डील कर सकता है। तो इसमें से कोई भी हमारा ऑप्शन रहे तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या उत्तर दिया है, MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसका फुल फॉर्म भी पूछे कि MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बता देना, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अच्छा ये नहीं रह करके अगर आपका देखिए मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये नहीं रह करके आपका MBPS रहे तो इसका होता है
मेगाबाइट पर सेकंड। तो दोनों में से कोई भी रहे तब का राइट आंसर मार देना है। तो इसका गति का तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हो। मॉनिटर एक उपकरण है, तभी पढ़े ना कि कंप्यूटर में 3 चीज़ होता है, आउटपुट, इनपुट और सीपीयू। तो मॉनिटर इसमें से क्या था, इस प्रकार से यहाँ पे डिवाइस था, यहाँ पे हमारा कीबोर्ड रखा हुआ था, ABCD जिसमें टाइप करना था, यहाँ पे एक माउस बना हुआ था, है ना। तो मॉनिटर हमारा क्या था, आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट उपकरण हो जाएगा। देखो यही था ना बाबू, ये हमारा मॉनिटर है जिस पे हम कुछ भी देख सकते हैं। तो मॉनिटर हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसमें गलती होने का चांसेस नहीं है, और ऐसे भी मेरा क्लास देखेगा ना अच्छा से तो गलत होगा ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ हम बताते हैं ना बाबू उसका थ्योरी पहले हम अच्छा से बता देते हैं थोड़ा शॉर्ट में, ताकि बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हो। फिर देखो क्वेश्चन आया, मॉनिटर के स्क्रीन पर छोटे छोटे बिंदु कहलाते हैं। मॉनिटर जो होता है ना, अगर ये हमारा मॉनिटर है तो इसका स्क्रीन पे छोटा छोटा बिंदु बना रहता है, ठीक है, छोटा छोटा बिंदु बना रहता है। तो इसी सभी बिंदु को मिला करके हमारा क्या बनता है, स्क्रीन बनता है। तो वही बोल रहा है कि छोटे छोटे बिंदु का नाम क्या है। तो देखिए बाबू, हम 10th के बच्चा तो जो जब या 10th में पढ़ते हैं, तो 10th में आप लोग पढ़ते होंगे ना कि कोई भी जो दुनिया का तत्व है वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है कोई भी तत्व है, जैसे कि लोहा है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, तो उसमें से जो ये प्लास्टिक है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम, ठीक है, एटम। उसी प्रकार अगर पूछे मॉनिटर पे छोटे छोटे स्क्रीन जो होता है ना, मॉनिटर का जो निर्माण होता है तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो होता है, तो उस छोटे छोटे पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं, उसका नाम कहते हैं पिक्सल, ठीक है। तो बोलते हैं ना, जैसे कैमरा तुम्हारे पास होगा, सभी के पास होगा, तो बोलता होगा सर मेरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल का है, 12 मेगापिक्सल के। तो जितना पिक्सल उसका ज़्यादा होगा उतना उसका रिजोल्यूशन, इतना अच्छा क्वालिटी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट से डिसाइड होता है कि स्क्रीन का क्वालिटी कैसा है, कि जितना पॉइंट अच्छा होगा उतना हमारा क्या होगा, पिक्चर अच्छा आएगा। तो इसका क्या होगा, मॉनिटर के छोटे छोटे बिंदु को क्या कहते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिक्सल। देखो जैसे ये हमारा पूरा मॉनिटर मान लो, ठीक है। मॉनिटर पे हमारा क्या, एक छोटा बॉक्स बनाओ, छोटा छोटा ये है ना, स्क्वायर बॉक्स बना हुआ, छोटा छोटा स्क्वायर बॉक्स बनाया, इसी बॉक्स से मिल करके पूरा क्या बना हुआ है, हमारा मॉनिटर बना हुआ है। तो एक सिंगल जो बॉक्स है ना, इस सिंगल बॉक्स को हम क्या कहेंगे, पिक्सल, और सभी पिक्सल से मिला करके हमारा स्क्रीन बना हुआ है। और स्क्रीन पे कोई भी फोटो भी बनेगा ना, वो तो देखो फोटो भी पिक्सल से बना है ना, मेगापिक्सल से। तो इसमें भी देखो सभी बॉक्स छोटे छोटे बॉक्सों से मिल करके कोई भी आकृति बनता है। तो इससे आप लोग को अंदाजा लग गया हो कि पिक्सल किसे कहते हैं। तो राइट आंसर इसका पिक्सल हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रिंटर का उपयोग डाटा की कॉपी प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो प्रिंटर क्या था, हमारा जब कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में हमारा 3 ही चीज़ होता है, एक हमारा इनपुट होगा, एक हमारा आउटपुट होगा, और दोनों के बीच में जो लिंक होगा सीपीयू होगा। तो प्रिंटर किस में आएगा, या तो इनपुट में या तो आउटपुट में, क्योंकि सीपीयू तो अलग चीज़ है प्रोसेसिंग के लिए। तो देखो प्रिंटर से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रिंट आउट को निकालते हैं, किसी भी हार्ड कॉपी निकालते हैं, मतलब हम बाहर कुछ चीज़ों को ले रहे हैं, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी। कॉपी तो है ही, तो हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। वही सॉफ्ट कॉपी बोलता, सॉफ्ट कॉपी के लिए तो सॉफ्ट कॉपी हमारा हो जाता है स्कैनर, क्योंकि हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में डालता है कौन, स्कैनर। तो प्रिंटर कैसा दिखता है, देखो आप लोग सभी लोग देखे होंगे, ये हमारा क्या है, प्रिंटर। यहाँ पे कोई पेज रहता है और कंप्यूटर से जैसे ही प्रिंटर कनेक्ट करते हैं और कमांड देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या, हमारा ये प्रिंट होके कोई भी इमेज चीज आउटपुट निकल जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, हार्ड कॉपी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो बाबू, टेक्स्ट जो है ना, टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए क्या चीज़ प्रयोग करता है, इनपुट डिवाइस में हम लोग पढ़े, कीबोर्ड पढ़े थे, माउस पढ़े, है ना, माइक्रोफोन पढ़े। तो ये सभी में किससे इनपुट कर रहे थे, हमारा कीबोर्ड से, ठीक है। कीबोर्ड था जिससे हम क्या कर रहे थे, इनपुट दे रहे थे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो यही हमारा कीबोर्ड है जिससे हम इनपुट दे सकते हैं। तो कीबोर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम किस उपकरण से खेले जाते हैं। तो देखो वीडियो गेम खेलने के लिए जिस उपकरण का जरूरत होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जॉयस्टिक। क्या कहते हैं, जॉयस्टिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर आपका हो जाएगा जॉयस्टिक।
आप बोलिएगा सर कैसे? तो देखो माउस तो क्या है, माउस तो एक कर्सर द्वारा एक पॉइंटिंग के लिए है। कीबोर्ड तो हमारा इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है जिससे हमको साउंड को इनपुट के रूप में लेने के लिए यूज किया जाता है। और जॉयस्टिक है ना, ये गेमिंग के लिए यूज किया जाता है। एक प्रकार का माउस का ही कार्य है, लेकिन माउस जो है कंप्यूटर पर वर्क करता है, लेकिन ये स्पेशली गेमिंग के लिए बनाया गया है। देखो कैसे दिखेगा, गियर के जैसे दिखेगा। ये हमारा जो है माउस को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है गेमिंग में। इसी को क्या करते हैं, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड करके हम क्या करते हैं, गेम को खेलते हैं। जिससे इस प्रकार से भी देखो आता है, जिसे हम जॉयस्टिक के नाम से जानते हैं। तो जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखो आप लोग जब पहले एग्जाम देते, अब तो सीबीटी एग्जाम हो गया ना, पहले क्या होता था, सीबीटी एग्जाम नहीं होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था। तो ऑफलाइन एग्जाम होता था ना बाबू, तो ऑफलाइन एग्जाम होने से पहले पेपर जो OMR सीट के रूप में मिलता था। किसके रूप में? OMR सीट में। तो यहाँ पे वो कह रहा है प्रश्नों की जांच के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रश्नों की जांच के लिए OMR सीट को जांच करने क्या हो, OMR सीट मशीन, तो OMR मशीन यूज होता है। ठीक है, तो OMR का अगर फुल फॉर्म भी पूछे तो होगा, क्या होगा, देखो ये हमारा OMR सीट को जांच करें, यहाँ पे OMR को डालेंगे। ये क्या करता है, जहाँ पे कुछ लिखावट है उसको स्कैन करता है, तो उससे पता चल जाता है कौन सा चीज़ राइट है, कौन सा चीज़ रॉन्ग है। तो देखो OMR सीट का फुल फॉर्म तो होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। लेकिन इसके अलावा भी आपसे पूछे OCR का हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है आपको OBR पे पूछ दे, हो सकता है MICR पे पूछ दे। तो ये सभी आपको याद रहेगा, तो आपको क्या होगा, आसानी होगा क्वेश्चन बनाने में। तो OCR का फुल फॉर्म देखो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसके बाद आपका MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या होता है, देखिए MICR जो होता है ना, अगर आपके पास ATM होगा तो ATM में आपको एक पट्टी दिखेगा, वही पट्टी हमारा MICR होता है। कोई भी अभी अब खाता आपके पास होगा तो खाता के पीछे भी MICR का पट्टी होता है, जो कि जब बैंक में जाइएगा ना तो MICR मशीन लगा रहता है, जो क्या करता है, स्कैन कर लेता है कि इसका इस नाम से ये खाता है, इस नाम से ये खाता है। तो ये कौन पढ़ता है, MICR पट्टी के दौरान ही पढ़ता है बैंक में जो रहता है बैठा हुआ स्टाफ। और लास्ट में हमारा OBR, तो OBR होता है ना ऑप्टिकल बार रीडर। तो ये क्या होता है, जैसे आप लोग जब कोई भी बड़ा बड़ा मॉल जाइएगा ना तो सब कुछ खरीद लीजिएगा सामान, तो जब खरीदते समय लास्ट में आपको बिल पेमेंट करना होगा, तो उस पर जो बार कोड रहता है ना, तो बार कोड को देखिएगा स्कैन करेगा, तो स्कैन कौन करता है, ऑप्टिकल बार रीडर। यही मशीन रहता है जो कि स्कैन करके बता देता है इसका प्राइस कितना है। तो इस तरह से आप लोग को इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे, एक्स्ट्रा भी पूछे, तो आप लोग को बता देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR का मुख्यतः उपयोग होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन देखो दे रहे हैं, ऑप्शन है हमारा बैंकों में, रेलवे में, परीक्षा कॉपी चेक करने में, उपरोक्त सभी में। तभी ना पढ़े हैं कि MICR का यूज कहाँ पे होता है, बैंकों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ATM जो हमारा आता है, ATM का जो पट्टी होता है उसमें MICR जो है ATM मशीन पढ़ता है। या तो बैंक का जो पासबुक होता है, पासबुक में भी आजकल MICR पट्टी आ गया है, जिसको क्या करता है, पढ़ता है। रेलवे में परीक्षा कॉपी चेक करने में तो क्या होता था, OMR सीट का यूज होता था, और रेलवे में नहीं यूज होता था। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा डेस्कटॉप पर उपस्थित चित्रित इकाइयाँ जो किसी प्रोग्राम या फाइल को प्रदर्शित करती है कहलाती है। देखो ये जो है ना, ये हमारा मॉनिटर है। मॉनिटर को ऑन करेंगे तो ये जो फेस पहला जो दिखेगा उसी को हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, और डेस्कटॉप पर जो छोटा छोटा डब्बा टाइप का बना हुआ है, ये सब जो आकृति दिख रहा हो, मतलब इस टाइप का जो डब्बा दिख रहा होगा, ये कोई डब्बा नहीं है, ये क्या है, एक कोई फाइल है जो कि आइकन के रूप में सेव रहता है, जिसे हम आइकन कहते हैं। जब इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोई भी फाइल ओपन होगा, जैसे कोई भी एप्लीकेशन ओपन होगा, तो ये क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इस चीज़ को आइकन है, आइकन के रूप में इंस्टॉल रहता है या दिखता है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। और जब भी इसको आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी रहेगा फाइल या प्रोग्राम वो ओपन होगा। जैसे तो हमारा पावर पॉइंट हो या कोई भी हो, रिसाइकिल बिन हो, कुछ भी रहेगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आइकन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विंडोज का ऐसा प्रोग्राम जहां डिलीट की गई सभी फाइलें, फोल्डर आदि संग्रहित होती है। देखो जब आप लोग कंप्यूटर यूज किए होंगे ना, तो या तो आजकल तो मोबाइल में भी आ गया हो, जब भी कोई चीज़ डिलीट करिएगा ना, कोई भी चीज़ डिलीट करिएगा तो पहले क्या जाएगा, रिसाइकिल बिन में जाएगा। कहाँ जाएगा, रिसाइकिल बिन में, है ना। तो रिसाइकिल
बिन पहले मोबाइल में नहीं आता था लेकिन अब दे दिया, तो यही रिसाइकिल बिन जो है ना कंप्यूटर में भी रहता है। तो जहाँ पे अगर कोई भी चीज़ डिलीट करिएगा तो इसी में स्टोर होता है, उसके बाद रिसाइकिल बिन से डिलीट करेगा तब जाके हमारा परमानेंट डिलीट होगा। अच्छा, कोई भी चीज़ होता है ना कि हो सकता है हड़बड़ में गलती से डिलीट हो गया, तो ये कहाँ पहुँच जाता है, रिसाइकिल बिन में। और जब इसको स्टोर करना रीस्टोर करना रहता है तो रीस्टोर कर लेते हैं। तो विंडोज़ में ऐसा प्रोग्राम जहाँ डिलीट की गई सभी फाइल पहुँचता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारा आइकन है ना, बहुत सारे आइकन है, उसमें से एक आइकन में जहाँ पे यहाँ पे घेरा लगा हुआ उसे ही रिसाइकिल बिन कहते हैं, उस पर सभी फाइल जाता है। तो क्या होगा, रिसाइकिल बिन इज द राइट आंसर। और कैसा दिखता है देखो, इस यही जो है बड़ा साइज में इसको दिखाएं, रिसाइकिल बिन का डब्बा है ना, तो रिसाइकिल बिन द राइट आंसर। अगर जिसको आंसर पता रहता है तो पहले ही जवाब दे दिया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कमांड का प्रयोग रिसाइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस लाने के लिए किया जाता है। तो अगर रिसाइकिल बिन है ना, उससे हमको कोई भी फाइल रिकवर करना है तो हम रीस्टोर करते हैं, क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं। तो क्या होगा, रीस्टोर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को कहते हैं। अच्छा, आप देखो यार मजेदार क्वेश्चन है, झकास क्वेश्चन है, जिसको आंसर पता होगा जरूर जवाब देगा, ठीक है। देखो बाबू, हमारे दुनिया में लाखों करोड़ों कंप्यूटर आ गए हैं। मान लो मेरा ही कोई ऑफिस है, तो ऑफिस में ही 10 20 50 कंप्यूटर रहेगा, तो इसको क्या करना होता है, सभी से कनेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर अलग अलग रहेगा तो कोई भी काम रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो सभी को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो जहाँ भी कोई भी चीज़ फाइल भेजना हो तो आसानी से एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सके। तो जब एक वायर से सभी को कनेक्ट कर देते हैं ना, तो एक नेटवर्क बन जाता है। तो इस नेटवर्क में प्रत्येक जो कंप्यूटर होता है, सभी कंप्यूटर 100 50 500 कंप्यूटर है, तो सभी कंप्यूटर जो होता है ना उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हमको कह देते हैं, इसका नाम हो जाता है नोड। क्या कहते हैं, नोड। तो ये पूछ रहा है कंप्यूटर के नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नोड। अच्छा, ये तो हो गया इसका राइट आंसर। अब इसके अलावा इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, नोड। इसी देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, जैसे अपना ऑफिस के सभी कंप्यूटर को जोड़ेंगे ना तो उसका अलग नाम होगा। हो सकता है एक लड़का 2 लड़के के कंप्यूटर से जोड़े तो उसका अलग नाम होगा। हो सकता है पूरा शहर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ दे, उसका अलग नाम होगा। पूरा दुनिया को कंप्यूटर को जोड़ दे तो उसका अलग नाम होगा। तो एक एक करके बताते हैं। देखो, अगर हमारा ऑफिस में जितना कंप्यूटर है उसे आपस में जोड़ते हैं ना, तो उस नेटवर्क को कहते हैं लैन। लैन के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑफिस के, अपना बिल्डिंग के, अगर एक पर्सनल आदमी दूसरे पर्सनल व्यक्ति के कंप्यूटर से जुड़ जाता है उसे कहते हैं पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये हो गया पेन। उसके बाद देखो आता है बैन। अगर हमारा मैन आता है, तो मेन क्या है भैया, बड़ा बड़ा शहर जो है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो यहाँ का सभी शहर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं, उसे हम मैन के अंतर्गत रखते हैं। मैन नेटवर्किंग मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद अगर पूरा दुनिया को कंप्यूटर को जोड़ दें तो हो जाता है बैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो इससे रिलेटेड अगर किसी से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख भी दिए हैं आप लोग के जानकारी के लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसका जवाब देना है। लोकल एरिया के मध्य लिंक के कनेक्शन का सेट होता है। अभी आ गया ना क्वेश्चन कि देखो बोले थे ना लोकल में कनेक्ट होगा, पर्सनली कनेक्ट होगा, या तो वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होगा, शहर टू शहर कनेक्ट होगा। तो यहाँ लोकल पूछ रहा है तो डायरेक्ट आंसर देना है क्या, लैन इज द राइट आंसर। जिसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्या होगा, मैन होगा, बिल्कुल नहीं, ये तो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। ये पैन पर्सनली होगा, वैन पूरा दुनिया का कंप्यूटर जोड़ेगा, तो सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ का देखो फुल फॉर्म भी लिख दिए हैं। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसी प्रकार लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क और बैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो जिसको नहीं पता है वो आराम से लिख लेगा अच्छा से, उसके बाद क्वेश्चन आएगा तो बना देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है www वेब पेज को सर्व करने में कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। तो देखो बाबू, www जब सर्च करते हैं ना तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल का यूज होता है उसका नाम होता है HTTP। www सर्च करिएगा ना तो HTTP शुरू में लिखा रहेगा, उसका नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जिसको फुल फॉर्म नहीं पता है वो लिख लेगा, जो बता रहे हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HTTP इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, तो इसके अलावा भी जो ऑप्शन बचा वो उसका भी हम क्या कर देते हैं, बताते हैं। अगर हो सकता है इसके जगह ये पूछ दे तो FT का फुल फॉर्म होता है बाबू
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टी फॉर ट्रांसफर, पी फॉर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। उसी प्रकार हमारा HTTP का बता दिए। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अलावा भी बहुत सारा जो है हमारे पास फुल फॉर्म है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, लिख दिए, आप लोग देख लीजिए। देखिए TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का तो बता दिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इंटरनेट IP का होता है इंटरनेट प्रो। इसके अलावा भी बहुत सारा है जिसको आप लोग को अगर जानते हैं तो उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसको बहुत सारा हम अच्छा इंपॉर्टेंट जो है कि हम शॉर्ट फॉर्म को लिखते हैं। देखो BIOS CD DVD IC LAN BAN PAN ईमेल URL USB HTTP HTML IP DOS, इस सब का आप लोग को क्या करना है, फुल फॉर्म देखना है, क्योंकि ये सब आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो भी लड़का जो है कंपटीशन की तैयारी भी करेगा उसके लिए भी ये बेहतर है, यूजफुल है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, और इससे सबसे पहले आप लोग प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है। आप देखो बाबू, स्टोरेज कंप्यूटर का वह भाग जो डाटा को संग्रहित करता है, जो स्टोर करके रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस होता है ना, देखो स्टोरेज या स्टोरेज डिवाइस जो होता है, स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार का होता है बाबू। कौन कौन होता है, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका मतलब सर क्या होता है बताइए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होता है ना, ये होता है टेम्परेरी मेमोरी, मतलब अगर तुम्हारा कंप्यूटर ऑन है और तुम उसमें कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पे दिखेगा, मेमोरी में सेव रहेगा, किसमें, प्राइमरी मेमोरी में। अगर लाइन अचानक कट गया तो प्राइमरी मेमोरी में जितना भी चीज़ था वो क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी का होता है बाबू, सेकेंडरी मेमोरी में होता है कि कुछ भी चीज़ जो तुम डाल दियो ना, तो लाइन कटे या नहीं कटे, कट भी जाए तब भी उसमें क्या होगा, स्टोर ही रहता है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण क्या है, रैम होता है। रैम में कोई भी चीज़ अगर रहता है ना तो लाइन कटने के बाद डिलीट हो जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर इसका फुल फॉर्म में पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूछे तो रीड एंड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, या सेकेंड टाइप का मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। EP रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सभी का क्या करेंगे हम आगे, देखो एक स्लाइड के माध्यम से समझे। देखो कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है रैम और रोम। रोम जो होता है नॉन वोल्टाइल, मतलब ये कभी भी भूलता नहीं अपनी चीज़ों को, लाइन कटे ना कटे फर्क नहीं पड़ता है। और रैम जो होता है भूल जाता है। रैम भी बहुत टाइप का होता है, SRM DRM। तो SRM क्या होता है सर, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और DRAM होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसी प्रकार रोम का भी दो टाइप होता है, PROM EPROM। फिर सेकेंडरी मेमोरी का बहुत सारा टाइप होता है, कंप्यूटर डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टाइप, SSD SSD। तो ये सभी का हम क्या कर दिए हैं, एक और स्लाइड लाए हैं तो इसका तो आंसर क्या होगा, सॉरी प्राइमरी मेमोरी पूछ रहा है तो हम बता दिए रैम, ये सभी होगा, डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों सभी है ना, रैम रोम EPROM ये सभी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। तो ये प्राइमरी वोल्टाइल नहीं पूछ रहा था, मेरा हमसे मिस्टेक हो गया, इसमें पूछ रहा था प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी देखो ना, ऐसे ही तो आप लोगों को दिख रहा है, रैम रोम ये सब क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, और ये सेकेंडरी मेमोरी। अगर पूछता ना वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल, तब हमारा वोल्टाइल मेमोरी में होता है रैम, ठीक है, हम वोल्टाइल समझ के बता दें, सॉरी। तो डी इज़ द राइट आंसर। और देखो इसका क्या क्या आंसर हो सकता है फुल फॉर्म का, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझते। देखो यहाँ पे तुम्हारा ना बाबू मेमोरी है, मेमोरी को दो भाग में बांटती है, प्राइमरी स्टोरेज और मेन स्टोरेज, और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज का रैम का फुल फॉर्म बता दिया है, देख लो आप लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का भी रीड ओनली मेमोरी। फिर रैम का जो दो टाइप है SRM, इसका देखो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर डायनेमिक एक्सेस रैंडम मेमोरी। उसी प्रकार से देखो रोम का भी टाइप है तीन प्रकार का, PROM EROM EEROM। तो PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर EROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार से अगर किसी भी चीज़ का आपके पास से अगर पूछे क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म, तो आप लोग बता दीजिएगा। और ज़्यादा इसका काम क्या है नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं बताएंगे, शॉर्ट में ही लेकर चलते हैं, क्योंकि और मेरे पास और भी क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है। देखो अभी आया ना, तो ऑप्शन देके हम लोग बता सकते हैं ना आराम से कि किसका नष्ट होता है, रैम का नष्ट होता है। हाँ जी, अभी जो हम पिछले क्वेश्चन को
बता दिए थे, उसका राइट आंसर क्या होगा, रैम होगा। रोम का नहीं जाता है, फ्लॉपी का नहीं जाता है, ये सब क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन ये वोलेटाइल मेमोरी है। तो ए इज द क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखो आगे ना, फुल फॉर्म EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अभी जो पिछले स्लाइड में बताया, जो अच्छा से पढ़ा है वो आराम से बता देगा। E फॉर इरेजेबल, P फॉर प्रोग्रामेबल, और रोम का तो रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कहाँ पे है, देखो कहाँ पे, आप लोग देख लो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर पूछ दे PROM पूछ दे, EPROM पूछ दे, तो जो पिछले स्लाइड में हम बताएं उसको देख करके आपको आंसर का जवाब दे देना है। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंट लिख दिए, देखो लिख भी दिए, रैम हो गया, रोम हो गया, PROM हो गया, EPROM हो गया, उसके बाद EEPROM हो गया। ये सबको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगर नहीं याद आता है तो आप लोग गूगल भी कर लीजिएगा, लेकिन इसको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है मेमोरी का भंडारण क्षमता की इकाई है। देखो बाबू, किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं ना, तो जैसे हम लोग कोई भी धनिया पुदीना कुछ लेते हैं तो किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है, 50 ग्राम होता है। उसी प्रकार मेमोरी का भी स्टोरेज होता है। तो सबसे छोटा स्टोरेज होता है ना, उससे कहते हैं हम बिट्स। क्या कहते हैं, बिट्स। बिट्स जो होता है ना, 0 और 1 से बना होता है, 0 और 1 मिलकर बिट्स बनता है। बिट्स से हमारा बड़ा होता है निप्पल। ठीक है, निप्पल। उसके बाद हमारा आता है बाइट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है किलो बाइट्स। उसके बाद हमारा आता है यहाँ से मेगा बाइट्स। उसके बाद आता है गीगा बाइट्स। उसके बाद आता है टेरा बाइट्स। तो इस प्रकार का जो है ना, छोटा यूनिट से बड़ा बड़ा यूनिट, पहले बिट्स हो गया, निप्पल्स हो गया, उसके बाद बाइट्स हो गया, किलो बाइट्स हो गया, मेगा बाइट्स हो गया, गीगा बाइट्स हो गया, टेरा बाइट्स हो गया। ये सब क्या है, मेमोरी का यूनिट है। तो मेमोरी का भंडारण क्षमता की इकाई क्या हो जाएगा, हमारा बाइट भी हो जाएगा, ये भी सही है, मेगाबाइट भी हो जाएगा, ये भी सही है, किलोबाइट भी हो जाएगा, ये भी सही। मतलब डी इज द राइट आंसर। अगर सभी है तो सभी आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये अगर ये पूछ दे आपसे कि एक बाइट में कितना बीट होता है, तो 8 बीट होता है। ठीक है, पूछ दे 1 किलो बीट 1 MB में कितना KB होता है, तो 1024 KB होता है। अगर पूछ दे 1 GB में कितना MB होता है, तो 1024 MB होता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है LCD पैनल का उपयोग किया जाता है। तो LCD पैनल का यूज कहाँ किया जाता है, आप लोग देखो कैलकुलेटर में क्या देखने के लिए कोई स्क्रीन रहता है, तो उस स्क्रीन को कहते हैं LCD स्क्रीन। ठीक है, तो कैलकुलेटर में भी रहता है, और लैपटॉप में तो रहता है मॉनिटर। क्या रहता है, LCD ही है तो मॉनिटर। वीडियो गेम में भी जब गेम देखते हैं तो कहाँ पे देखते हैं, ग्राफिक्स LCD पे देखते हैं। तो क्या होगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। और LCD का अगर फुल फॉर्म भी पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। देखो है ना, यहाँ पे तुम्हारा कंप्यूटर है और यहाँ पे तुम्हारा लैपटॉप कैलकुलेटर है, तो दोनों में देखो स्क्रीन है। इसी स्क्रीन को तो LCD का बना होता है। तो आपका क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक माइक्रो सेकेंड से तात्पर्य है। अब बाबू देखो, यहाँ पे अगर पूछे आपसे माइक्रो, मिनी, मेगा, है ना, ये सब पूछे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, चार्ट याद करना पड़ेगा। तो इसका माइक्रो जब पूछे ना, तो माइक्रो का होता है 10⁻⁻6। अगर मेगा लगा दे, सिर्फ मेगा लगा दे तो 10⁻6। अगर नैनो लगा दे तो 10⁻⁹। ठीक है, अगर गीगा लगा दे तो 10⁻9 होता है। तो इस प्रकार से हमको एक चार्ट याद रखना पड़ेगा, जो कि चार्ट आप लोग के लिए लेके दे दिए। देखो यहाँ पे आपका दिया है, पहला एक्जा से याद रखना, कम से कम मिनिमम 18 से तो याद रखना, और 18 तक याद रखना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, यहाँ से यहाँ तक। देखो एक्जा, पेटा, टेरा, गीगा, मैला, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो का 10⁻⁻6, फिर नैनो का 10⁻⁻6, पिको का 10⁻⁻12। ऊपर में जाएगा तो बड़ा यूनिट में तुम्हारा गीगा का है 10⁻⁻9। तो इस प्रकार का जो भी यूनिट रहेगा, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आएगा तब से क्या करेगा, बन जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में कंप्यूटर बूट होने के बाद प्रथम स्क्रीन क्या कहलाता है। तो विंडोज़ जो मेरा रहता है ना स्क्रीन का, अगर बूट किए चालू किए तो जो प्रथम स्क्रीन रहता है यहाँ पे स्क्रीन, उस स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं,
डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप कहीं पे दिख रहा है, हाँ, ए इज द राइट आंसर। स्टार्ट बटन तो एक बटन है। विंडो तो ओपन हो ही रहा है, तो इसमें राइट आंसर ऐसे भी ए हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में फाइल का विस्तार नाम क्या होता है। तो एमएस वर्ड जब खोलोगे ना बाबू, तो एमएस वर्ड में जब फाइल का विस्तार करोगे तो विस्तार इसका होता है, वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है डॉक, DOC, डॉक लगा रहेगा तो मतलब सॉरी डॉक लगा रहेगा, तो जो ये हमारा होगा कि हमारा डॉक्यूमेंट है एमएस वर्ड का। उसके बाद जब XLS लगा रहेगा तो एक्सेल होता है। उसके बाद PPTX लगा रहे तो हमारा पावर पॉइंट में खुला हुआ चीज़ है। तो इस प्रकार से यहाँ शॉर्ट फॉर्म से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हम किसका चीज़ है। MS ऑफिस क्या होता है ना, एक माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारा एप्लीकेशन आता है, जैसे तुम्हारा MS वर्ड हो गया, तुम्हारा पावर पॉइंट हो गया, है ना, पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया, नोटपैड वर्डपैड, तो ये सब हमारा आता है। तो एक्सटेंशन का डॉक हो गया, तो सी इज द राइट आंसर। MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम है। देखो एक्सेल आ गया, तो एक्सेल में क्या करते हैं, XLS देते हैं फाइल का एक्सटेंशन नाम। अब एक्सेल में क्या होता है, किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करना हो, किसी भी चीज़ का टेबल बनाना हो, इस प्रकार से टेबल बनाना हो, तो यह टेबल कहाँ पे बनता है हमारा MS वर्ड में। से यहाँ पे कुछ होता है ना, नाम यहाँ पे कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन करके कुछ टेबल बनाते हैं टेबलर फॉर्म को, तो यहाँ पे हम MS एक्सेल में करते हैं। इसका जो होता है शॉर्ट एक्सटेंशन ये XLS होता है। और ये कॉलम जब बनाते हैं तो इस कॉलम का एक PDF बनता है, उस PDF को कहते हैं हम वर्कशीट। क्या कहते हैं, वर्कशीट। और इसका दूसरा नाम कुछ और होता है जो आगे क्वेश्चन से बताएंगे। लेकिन आप देखो वर्कशीट में जो होता है ना, ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रो, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कहते हैं कॉलम। तो इसमें पूछेगा हॉरिजॉन्टल लाइन को तो रो कहेंगे, वर्टिकल लाइन को कॉलम। अच्छा, MS एक्सेल में एक फाइल में कितना मैक्सिमम रो और कॉलम हो सकता है। तो रो होता है ना बाबू, रो हमारा जो होता है 6000 से ज़्यादा होता है, लेकिन कॉलम होता है 256 ही हो सकता है। कॉलम कितना, 256, और रो हमारा 6000 से ज़्यादा होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .XLS लगा है, तो हमारा समझ जाना है कि ये क्या है, MS एक्सेल का फाइल है, तो इज द राइट आंसर। डॉक्यूमेंट के बारे में तो बता चुके हैं। अब देखो एक्सेल की वर्कशीट को कहते हैं, आगे ना आंसर देखो, वर्कशीट हो गया, तो इसी वर्कशीट को दूसरा नाम हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। देखो स्प्रेडशीट हुआ, तो स्प्रेडशीट इज द राइट आंसर। मैनुअल स्प्रेडशीट बिल्कुल नहीं, मैकेनिकल बिल्कुल नहीं। अरे कंप्यूटर पर जब भी जो शीट बनेगा तो इलेक्ट्रॉनिक बनेगा ना, मैनुअल कहाँ से बनेगा। तो B इज द राइट आंसर। बोले थे ना वर्कशीट का दूसरा नाम आगे पढ़ेंगे, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। यहाँ पे देखो हमारा ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है यही हमारा है एक्सेल का विंडो। एक्सेल में इस तरह से आपको दिखेगा। तो एक्सेल में देखिए कॉलम जो बना हुआ ना, ये वाला, ये जो लाइन है ये सब कॉलम कहलाता है, ठीक है। और ये जो लाइन खींचा हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हुआ, यही हमारा रो कहलाता है। और एक रो और एक कॉलम के बीच का जो ये घर बनता है, ये बॉक्स बनता है, उस बॉक्स को हम सेल कहते हैं। तो सेल के बारे में पूछे तो आप लोग को बता देना है कि एक कॉलम और एक रो के बीच का जो बॉक्स बनता है ना, इस बॉक्स को हम सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपका इससे आप लोग को कुछ समझ में आएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम तथा रो के विच्छेदन से बनी आकृति को क्या कहते हैं, अभी बताएं। कॉलम और रो के विच्छेदन से बनी जो आकृति या स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर को हम क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, सेल। तो सेल कहाँ है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की प्रयोग करते हैं। तो देखो वर्कशीट जो हमारा रहेगा या तो स्प्रेडशीट जिसका नाम बोले, अगर उसमें पूरा वर्कशीट यानी बहुत सारा पेज बन गया उसको सेलेक्ट करना रहता है ना, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है बाबू। तो इसका शॉर्टकट जो होता है ना, शॉर्टकट होता है Ctrl+A दाबेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। लेकिन इसके अलावा भी Ctrl+L है, Ctrl+X है। तो Ctrl+X कब यूज़ करते हैं, जब किसी चीज़ को क्या करना है, हमको कट करना है। तो कट करने के लिए Ctrl+X, वही हमको पेस्ट करना रहेगा तो Ctrl+V दाबेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अगर कॉपी करना रहे तो Ctrl+C दाबेंगे तो कॉपी हो जाएगा। ये सब शॉर्टकट होता है, तो इसको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई शॉर्टकट हो तो मैं क्या करेंगे, इसको दिखा देगा जिसको आपको याद रखना है। देखो दस्तावेज को सेव करने के लिए, तो सेव करने के लिए हम Ctrl+S का यूज़ करते हैं। और हम पुराना विंडो खोलने के लिए Ctrl+O, नया विंडो खोलने के लिए, नया पेज खोलने के लिए Ctrl+N का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है सेव कमांड के लिए, तो सेव कमांड के लिए ए इज द राइट आंसर।
देखो शॉर्ट फॉर्म बहुत सारा हम लिख दिए हैं, उसको आप लोग को देखना होगा तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग को पता चल जाए कि और क्या क्या हो सकता है। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, सी कॉपी करने के लिए, भी पेस्ट करने के लिए, और है जेड अंडो के लिए, आई जो है इटैलिक फॉर्मेट के लिए ये है। आप देखो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी वेबसाइट खोलेगा ना तो उसका लास्ट होगा .gov से, एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहे हैं, कभी होगा .edu, कभी .int। तो इस प्रकार का जब कोई भी चीज़ रहे ना तो इसको कैसे पता करेंगे कि ये क्या चीज़ के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि अगर जियो भी रहे ना तो गवर्नमेंट कोई संस्था है, अगर .edu रहे तो मतलब कोई एजुकेशनल संस्थान है, ठीक है। उसी प्रकार से .org रहे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे आप लोग को देख के पता चल जाएगा कि क्या चीज़ का ये संस्था का वेबसाइट है, ठीक है। तो इस स्लाइड को आप लोग को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या देख लीजिएगा, ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आप देखो टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो अपर केस में बदलना रहता है ना तो ये जो है Ctrl+Shift+A दबाते हैं, इसका शॉर्टकट की होता है। तो इसको याद रख लिएगा। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि आज समय ज़्यादा हो रहा है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मॉडेम का कार्य क्या है। देखो मॉडेम क्या होता है बाबू, कंप्यूटर हमारे डिजिटल सिग्नल को समझता है, और वह जब हम टेलीफोन में आएंगे जिससे हम बात करते हैं वो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है। तो हम कंप्यूटर में जब हम कोई भी नेट को लेते हैं तो कैसे लेंगे, तो मॉडेम के द्वारा लेते हैं। तो मॉडेम क्या करता है, वह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। या तो कंप्यूटर से हम कहीं भी चीज़ को ट्रांसफर कर रहे हैं फाइल को मॉडेम के द्वारा, तो क्या करता है डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों काम होता है। तो ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है और क्या करता है, देखो यही हमारा मॉडेम है, और एनालॉग को भी डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो दोनों इसका काम है। तो सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हमारा मॉडेम दिखता है, ठीक है। ये हमारा मॉडेम का शेप है इस तरह से, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निश्चित विषय पर फाइल के संग्रह को कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ जैसे विकिपीडिया पे जाओगे ना तो एक सब्जेक्ट होगा, उस पर एक फाइल बना होगा, तो उस फाइल को हम कहते हैं इस वेबसाइट पे जाओ, बोलते हैं ना इस वेबसाइट पे जाओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेबसाइट। और इंपॉर्टेंट क्या है, ईमेल। वेबसाइट को जिस सर्वर के द्वारा खोलते हैं, जिस सर्वर पे लोड रहता है, एक सर्वर है बहुत सारा उस पर वेबसाइट है, उसे हम वेब सर्वर कहते हैं। और इस वेबसाइट को खोलने के लिए या सर्वर को खोलने के लिए जिस एप्लीकेशन का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र जिसमें क्रोम आ गया है ना, ओपेरा मिनी हो गया, तो इस प्रकार के ये ब्राउज़र हुआ। और ईमेल तो क्या है, जो मेल भेजने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसे ईमेल का जो होता है फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा जानकारी। आप देखो आप जो है ना आज हम क्या कर दिए, हम लगभग कंप्यूटर का पूरा जितना भी कंसेप्ट आपको दे सकते थे सभी दे दिए। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को जो क्वेश्चन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पे उसको देखना है और उसका आंसर ढूंढना है आपके क्लास के पढ़ने के बाद, और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, या तो खुद जजमेंट करना है कि आप क्या क्या सीखे आज के क्लास में, ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह से डेली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो का सीरीज आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर हाँ में कमेंट करिएगा, मैं आपका वेट करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल दोस्त।